अरे दोस्तों, बात बंद हो जाए तो आगे बढ़ लेंगे हम। डन। तो भाई तू इतना पीछे काहे बैठता है यार। हाँ तो सही कह रहा हूँ। आगे इधर बैठा कर। देख अभी यहाँ पे भी तीन बैठे हैं अभी। चलो बस ठीक है, इधर देखो अब देखिए इसमें क्या देखेंगे बेटा हम कि कोई भी बॉडी, कोई भी या पार्टिकल या अपनी डायरेक्शन क्यों बदलता है, या वो एसेलरेट क्यों करता है, या वो डी एसेलरेट क्यों करता है। मेरी बात समझ गए। काइनामेटिक्स में मैंने क्या बोला था कि इट इज अ स्टडी, नहीं बोला था मैंने, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग दी। हम उसमें कॉज नहीं जान पा रहे थे। हाँ भूल गई। हाँ न्यूटन्स लॉ बोल देना। चलो हमने वहां पे देखा था कि हम कॉज नहीं जानेंगे। तो अभी देखना ध्यान से, मान लो एक पुलिस सिस्टम ही है, ठीक है। अब एक मास इधर लटक रहा है, एक मास इधर लटक रहा है। तुम तो ऐसे सोचो कि तुम दो बच्चे ले लिए, एक पतला एक मोटा। मैंने अब दोनों को क्या कर दिया, मैंने रस्सी से बांध दिया, ऐसे गले बांध दिए और यहाँ पुलिस लटका दिया। तो ऐसा तो अब आपको पता है ना पहले से, बताओ कि किधर जाएगा ये, जो भारी होगा उसकी तरफ जाएगा कि नहीं भाई, हाँ या ना। अब उसका भी कारण है कि नहीं है। वो कारण क्या है कि नीचे क्या लग रहा होगा उस पर, ज्यादा mg, क्या लग रहा होगा ज्यादा। तो कारण है कि नहीं है, बोलो। कारण तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं है भाई, हाँ की ना। क्लियर है ये चीज। तो कारण हमें पता होगा कि ऐसा क्यों घटित हो रहा है, ये घटना कैसे हो रही है या क्यों हो रही है। बात समझ गए कि नहीं। चलिए, हमने कभी भी काइनेमेटिक्स में ये जाना था क्या कि ये एक्सेलरेशन कैसे आया, है ना। अरे इतना होता है, बात खत्म हुई, u प्लस ए टी लगा दिया। कभी ये तो जाना ही नहीं कि ये ए आया तो आया कैसे, लेकिन इसमें जरूर हम जानेंगे कि ए कैसे आया है। क्लियर है ये। चलिए, तो ये तीन, इसमें बस क्या है, तीन नियम है न्यूटन के, पहला दूसरा तीसरा। पहला नियम होता है किसके रिगार्डिंग, इनर्शिया के रिगार्डिंग। दूसरा होता है किसके रिगार्डिंग, फोर्स कैलकुलेशन, मैग्नीट्यूड के रिगार्डिंग। और तीसरा होता है क्या, एक्शन रिएक्शन के रिगार्डिंग। बात क्लियर है ये। चलिए, अब तीनों को समझेंगे, तीनों की एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। और चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। समझ गए। चलिए, तो पहले लॉ से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लॉ, कौन सा लॉ बोलो, फर्स्ट लॉ। ये क्या कहता है बताइए। अच्छा, मैं इसमें इसके बारे में जो जो बातें बोलूंगा बड़े ध्यान से समझना। तो जो पहला लॉ होता है बेटा, वो आपको किसके लिए जानकारी देगा, ये इनर्शिया। इट इज रिलेटेड टू इनर्शिया। या ये कहूं इनर्शिया क्या है, किसी भी बॉडी का जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है। मास, अब यहाँ पे एक वर्ड आया मास, ठीक है कि नहीं। तो मास से क्या समझते हो यहाँ पे, अरे मास आया ना, बताइए। एक छोटी, हर छोटी छोटी चीज समझेंगे। एक नहीं लानी है, सबको बांटने के लिए लानी है वो प्लेट। नहीं, यही वाली सबको बांटने के लिए अभी की अभी भिजवानी है, ऐसे बोल दो, ठीक है। किसने आया, ये रखा है टिफिन, ठीक है, ऐसे बोलना है। पिंटू सर है, क्या होता है बताइए, मास क्या होता है। पूरी जनता में कोई बता पाएगा मास क्या है। ये तो केमिस्ट्री की भाषा है, केमिस्ट्री है नहीं तो फिजिक्स की भाषा में मास की डेफिनेशन बताओ। हाँ, वेट नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो एक फोर्स है। अच्छा, एक चल प्रैक्टिकली सोचते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर तुम्हें ट्रक को धक्का देना है और साइकिल को धक्का देना है, किसको दे लोगे आराम से, हाँ या ना। अरे भाई हाँ या ना। या कोई ब्लॉक रखा है, ब्लॉक समझो, एक छोटा सा ये ब्लॉक है, ये दिख रहा है ये। अब इसको यहाँ पे मान के चलो मुझे पुश करना है तो आराम से हो गया। अब इसी को करना है मान लो, तो थोड़ा तो दिक्कत आएगी ना। तो रजिस्ट टू ट्रांसलेट, रजिस्ट टू, बोलो मास क्या होता है, रजिस्ट टू। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए मास होता है, रोटेशनल मास होता है। अरे तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको रोटेट करने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी, हाँ या ना। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, रजिस्ट टू रोटेट, रजिस्ट टू। और ये हमारे जो ट्रांसलेशनल मास, जो अभी सिंपल मास है, ट्रांसलेशनल मास भी बोलते हैं इसे हम,
तो ये क्या हो जाएगा बोलो, रजिस्ट टू ट्रांसलेट। लिखो एक लाइन, ठीक है कि नहीं। पहले मास के बारे में लिखो एक लाइन, मास के बारे में लिखो। यहां क्या लिखोगे इसके बारे में, रजिस्ट टू ट्रांसलेट। ये है ना फिजिक्स की भाषा, बोलो है कि नहीं। अब तुम कह रहे थे एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई फलाना ढिमका, वो तो केमिस्ट्री की भाषा मानता हूं मैं आपसे जनरली, है ना। मैकेनिक्स की भाषा क्या होगी बोली, बोलो रजिस्टर टू ट्रांसलेट। क्लियर है ये चीज, चलिए। अच्छा और देखिए, अब जो मास है ना, मास ही क्या है बोलिए, इनर्शिया। मास ही क्या है बोलिए, इनर्शिया। समझ गए ना। तो जब भी इनर्शिया की बात आए, इनर्शिया क्या है, तो बस दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या, मास। कि इसका मास ज्यादा है क्या, तो ये क्या हो गया बोलो, इसका इनर्शिया ज्यादा हो गया। क्लियर है ये चीज, है ना। अभी मैंने क्या समझाया था, अभी एग्जांपल देके तुझे अभी समझाया था या नहीं समझाया था, कि इसको तुम यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए फोर्स लगा, सेम फोर्स इसको लगा सेम सरफेस पे, तो किसको मुश्किल होगा ट्रांसलेट करना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। एक बात बताइए, जैसे मैंने कोई बॉडी तुम्हें जैसे एमओआई भी बताया कि एमओआई क्या है, ठीक है कि नहीं। ऐसे तो एम आर स्क्वायर कुछ नहीं है, लेकिन उसको फील करोगे तो क्या है कि जिसका एम आर स्क्वायर ज्यादा होगा, जिसका एम आर स्क्वायर, क्या उसको रोटेट कर पाना उतना ही मुश्किल होगा। जैसे मान लो ये पेन है, ध्यान देना, ये क्या है बोल, पेन। ये ऐसे रोटेट हो रहा है, आराम से हो रहा है या नहीं, हो रहा है। क्या मैं इस बॉटल को ऐसे कर सकता हूँ, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि इसका इस एक्सेस के अबाउट जो एमओआई है वो क्या है, ज्यादा है। तो ये रोटेट करने में मुझे क्या देगा, दिक्कत देगा। रेजिस्ट टू रोटेट, जितना ज्यादा एमओआई उतना रजिस्ट करेगा रोटेट होने से। समझ में आ रही मेरी बात, बोलो हाँ है ना। चलिए, क्लियर हो गई ये बात। तो समझिए, मैकेनिक्स की टर्म में आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि मैकेनिक्स क्या कहती है इस चीज स्पेसिफिक इस चीज के रिगार्डिंग। अभी बात क्लियर हुई। तो मैकेनिक्स में हम क्या बोलेंगे कि मास जिसका बहुत ज्यादा है वो उतना ही क्या करेगा, रजिस्ट करेगा ट्रांसलेट होने के लिए। अच्छा, आप ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज को कि मान लो सरफेस पर रखा है तो वहां फ्रिक्शन भी होगा, तो जितना मास होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो उसको ट्रांसलेट करना उतना ही मुश्किल भी होगा। क्लियर है ये चीज, चलिए। तो अब ये इनर्शिया को समझिए। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया तीन तरह के होते हैं बेटा। लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे होते हैं, थोड़ा उनको भी अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, यहीं से आपको थोड़ा सा और हिंट लगेगा फोर्स के बारे में। तो जो इनर्शिया के लॉ हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो कितनी है, तीन। पहला, रेस्ट, इनर्शिया एट रेस्ट। इनर्शिया एट रेस्ट मतलब मास एट रेस्ट। इनर्शिया एट रेस्ट मतलब मास एट, ठीक। इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका मतलब मास किसमें है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है। अब इसमें है क्या, थोड़ा समझना। यहीं से फोर्स के बारे में जानकारी मिलती है। यहीं से किसके बारे में जानकारी मिलती है, पूछो कैसे। मान लो तुम यहां बैठे हो, अरे भाई बैठे हो कि नहीं। अच्छा, अगर ये यहाँ पे बैठा हुआ है, अब सोचो, अब जब तक कोई ऐसा इसको ड्राइविंग फोर्स ऐसा कुछ ना मिले, है ना, जो इसको यहां से हटा दे, क्या तब तक ये हटेगा, क्या ये हटेगा, अरे बोलो यार, समझ गए कि नहीं। या तो इसको पकड़ के मैं फेंक दूं, अरे भाई यहाँ एक ड्राइविंग फोर्स लग गया कि नहीं, भाई इस बात समझ में आ गई कि नहीं। या पड़ोसी इसको लात मार दे, तो भी क्या होगा, एक फोर्स तो लगा कि नहीं लगा, अरे भाई हाँ या ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लेकिन जब तक इस पे कोई कुछ करेगा नहीं, जब तक ये बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहेगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर ये बॉडी, ध्यान देना, अगर ये बॉडी इधर आ रही है, देख रहे हो ना, इधर आ रही है, किधर आ रही है, एकदम नीचे। अगर ऐसे मैंने कर दी तो, हाँ, अगर मैं ऐसे फोर्स ना लगाता तो तब तक ये कहां आती रहती, बोलो आया ना। लेकिन क्या मैंने क्या कर दिया बताओ, बोलो आया ना। तो इसकी डायरेक्शन ये थी ना, क्या मैंने फोर्स लगाया तभी डायरेक्शन बदली, क्या जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा क्या डायरेक्शन बदलेगी उसकी, जैसे जा रहे वैसे ही, बोलो हाँ या ना।
नहीं आया समझ? अच्छा, अब ध्यान देना, मान लो यही चौक है या कुछ है जो ट्रांसलेट कर रहा है, क्या कर रहा है? फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस है, समझ गए ना? भी स्पीड से जा रहा है। अब एक बात बताइए, इसे कोई रोकने वाला नहीं है तो क्या ये जीवन में रुकेगा कभी? क्या ये कभी रुकेगा कभी? अरे भाई हाँ या ना? लेकिन जब तक कोई इसको रोकने के लिए नहीं आएगा तब तक ये रुकने वाला। तो रोकने के लिए क्या कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा? क्या डायरेक्शन बदलने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा? क्या रेस्ट में है तो मोशन लाने के लिए भी आया ना? तो यहां से किसका इंट्रोडक्शन हो गया बच्चों? फोर्स का। किसका इंट्रोडक्शन हो गया? इस लॉ ने इतना तो बता दिया कि फोर्स नाम की कोई चिड़िया होगी। अरे भाई आए ना, कुछ तो ऐसा तामझाम होगा जिसकी वजह से ये जो है मोशन, जो इनर्शिया वाला जो है रेस्ट से मोशन में आएगा, या जो मोशन में है वो रेस्ट में आएगा, या जिसके डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन बदलने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे बोलिए, तो कोई ना कोई क्वांटिटी आएगी कि नहीं आएगी? तो यहां से जो पहला लॉ है उसने हमें पता किसके बारे में बता दिया? क्वालिटी, क्वालिटेटिव लॉ के बारे में बताया, क्वालिटी ऑफ फोर्स बता दिया। मतलब ये समझो कि ये हमें क्वालिटी बताएगा। क्या बताएगा? कि फोर्स की अहमियत क्या है। समझ गए मेरी बात? और कितना क्वांटिटी में लगेगा ये कौन बताएगा? सेकंड लॉ बता देगा। अरे भाई बोलो यार। जैसे कि एंट्रोपी है, क्या है? एंट्रोपी हमें क्या बताती है? कि हमारे कितनी, हाँ मतलब कितनी एनर्जी वेस्ट होगी और कितनी हमारी क्वालिटेटिव है। अरे भाई हाँ है ना? जैसे फर्स्ट लॉ क्या है बताओ? फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बताता है? क्वांटिटी, कि कितना अमाउंट आया, कितना अमाउंट, उसमें कितना काम का है ये थोड़ी ना बताता है वो। अरे भाई आया ना? तो वो क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है? मेरी बात समझे कि नहीं? क्लियर है ये चीज? अच्छा, तो अब बात ध्यान से सुनना। तो जो क्वालिटी है वो कौन बताता है? सेकंड लॉ। कौन बताता है बोलो? सेकंड थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या बताता है? क्वालिटी, कि इस जो भी आपने हीट दी, 100 जूल दी, इस 100 जूल में से मेरे लिए काम की कितनी है? काम की। तो क्वालिटी वाइज बात समझ गया कि नहीं? जैसे क्लियर हो गया कि नहीं? जैसे एक बहुत अच्छा सेब है, एकदम फ्रेश, तो पूरा का पूरा अच्छा है, वो क्वालिटी उसकी ज्यादा अच्छी है। आधा सड़ा है आधा गला है तो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों की बराबर थी, लेकिन एक में इफेक्टिव ज्यादा था, एक में इफेक्टिव। तो ये हमें किसके बारे में बता रहा है बोलो? ये किसके बारे में बता रहा है बोलो? क्वालिटेटिव फोर्स का क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सा वाला? क्वालिटी वाला। कौन सा वाला? तो ये कितने लगेगा पहले तो ये पता चलेगा कि फोर्स कुछ होता है। अरे भाई आया ना? उसकी क्वालिटी पता चल गई कि ये 3 क्वालिटी होंगी उसकी, कि मोशन वाले, रेस्ट वाले को मोशन में लाएगा, मोशन को रेस्ट में ला सकता है, और जिसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही उसकी डायरेक्शन बदल सकता है। हाँ है ना? अब सेकंड लॉ में क्या किया हमने कि ये कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स। थर्ड लॉ में हमने क्या किया कि जिसने फोर्स लगाया उस पर भी कितना फोर्स। और समझ में आया कि नहीं? जैसे मैंने थप्पड़ मारा तुमको, क्या मारा? अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे हाथ में नहीं लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? या तुम अभी ऐसे कहो, ऐसे अपनी टेबल में ऐसे मारोगे ऐसे, तो कैसे बोर्ड में लगेगी, मुझे नहीं लगेगी? अरे हाँ है ना? तो मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कि अब थर्ड लॉ क्या बोल रहा है बोलो? कि भाई तुमने मान लो इसको एक्सेलरेट किया, कि मैंने मान लो तुमको धक्का दिया, एक्सेलरेट कर दिया। अरे भाई हाँ है ना? तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ गया, मान लो मैंने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से, तो तुम पे कुछ फोर्स लगा तो मुझ पे भी तो लगा होगा। हाँ है ना? तो इसके बारे में जानकारी कर देने कौन आ गया? थर्ड लॉ आ गया। एक्शन रिएक्शन की है। तो क्या तीनों लॉ आपको समझ में आ पाए? क्या तीनों लॉ कनेक्ट कर पा रहे हो आप एक तरीके से? ठीक है, तो ये पहला लॉ हमें किसके बारे में जानकारी दे दिया बोलिए? है ना? क्वालिटेटिव फोर्स, है ना? क्वालिटेटिव फोर्स के बारे में बताया। ध्यान देना, जैसे आपने कई सारे एग्जांपल देखे होंगे। जैसे आप समझो चादर पे खड़े हो, चादर पे क्या हो, और अचानक से चादर को खींच दे, अरे आप नहीं गिर जाते हो तुरंत? क्यों? क्यों गिर जाते? क्योंकि चादर पूरी मोशन में आ गई, और पूरा पैर भी, पैर किससे कनेक्टेड थे? नीचे चद्दर से कनेक्टेड थे। अरे बोलो, तो पैर के पास भी मोशन आ गया, लेकिन ये पूरी बॉडी ऊपर वाली किसमें थी? तो हम कैसे हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं। ये आगे चला जाता है और अपन कहाँ हो जाते हैं? अब इसका उल्टा केस लो। अरे भाई आया ना? उल्टा क्या? जैसे ऐसा वाला कार, अपन ऐसे ट्रेन में खड़े हो चल रहे हैं, और ट्रेन में ब्रेक लग गई। ट्रेन में क्या लग गई? अब रुक गई, तो क्या होगा बोलो? ये जो है, ये जो कनेक्टेड है, ये नीचे वाला, उसका क्या होगा? वो तो रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपर वाली बॉडी, तो हम कैसे हो जाते फिर?
ऐसे आगे को हो जाते, नहीं हो जाते क्या? और जब वो एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है तो हम कैसे हो जाते हैं? पीछे को आ जाते हैं। अरे बात समझ में आ रही है? अगर खड़ा कोई रेस्ट पे है और मोशन में आ रहा है तो नीचे मोशन में पैर आएंगे ना पहले, ये तो अभी भी बॉडी कहां पर रहेगी? तो अभी आपको समझ में आया कब हम आगे को जाते हैं और कब? क्योंकि बॉडी क्या कहता है, ये क्या कहता है, देखो इस बॉडी पे जब तक कोई फोर्स नहीं लगा तब तक ये हिलने वाली। अब फोर्स कहां लगा? नीचे पैर पे। अरे बोलो, ये तो क्या कह रही है, मैं तो रेस्ट पे रहूंगी, मुझ पर नहीं लगा फोर्स। अरे भाई हाँ है ना, तो पूरा पेट कहां रहेगा मेरा? बोलो, रेस्ट वहीं रहेगा। तो ये आगे बढ़ गया, मैं पेट पीछे रह गया, तो ऐसे नहीं हो जाएगा कुछ, तो हम गिर जाते हैं। अरे भाई हाँ है ना, क्लियर है ये चीज, समझ में आ रही है बात? चलिए, अच्छा वो वाले तुमने कई सारे एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे कि ऐसे गिलास में जो है एक पेपर पे एक सिक्का ऐसे खट्ट से खींच देते हैं तो सिक्का नीचे ही गिरता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सिक्का पहले से रेस्ट पे है। कहां पे है? रिएक्शन टाइम इतना कम कर दिया तुमने कि खट्ट से खींच दिया। रिएक्शन टाइम इतना कम कर दिया कि वो उसको सिक्के को समझ में ही नहीं आया कि मुझे मोशन में आना था कि नहीं, तब तक सोचता तब तक नीचे गिर गया वो पानी में। नहीं समझे? अरे भाई हाँ या ना, तब तक सिक्का सोचता कि मुझ पर कुछ फोर्स लगेगा, कुछ होगा, सिक्का का दिमाग प्रोसेस करता, उतनी देर में तो कहां डूब गया, क्योंकि वो रेस्ट से मोशन में आ ही नहीं पाया। अरे भाई हाँ या ना, तब तो समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छा, तो हमें इतना समझ में आ गया कि एग्जाम्पल मैंने ले दिया, इसका भी एग्जाम्पल ले लिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल ले लिया। सिक्के वाला रेस्ट तो रेस्ट पे ही रहा ना। इनर्शिया मोशन क्लियर है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी क्लियर है कि नहीं है? अरे भाई हाँ है ना, अगर हम बेटा मुड़ रहे हैं तो बिना फोर्स के मुड़ नहीं पाएंगे हम, समझ गए कि नहीं? अच्छा, सर्कल में मुड़ते हैं तो सेंट्रीपिटल लगता है, क्या लगता है? बोलो हाँ की ना। अभी मैंने चौक वाला एग्जांपल लिया ना, नीचे आ रहा था, उधर कब गया? बोलो, जब धक्का दिया मैंने उधर तभी तो गया, तब तक कोई डायरेक्शन चेंज होने वाली नहीं। चलिए, अब सेकंड वाले की देखिए, मैं अभी तीनों को यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ, पहले तीनों को समराइज कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वालिटी, ये तो क्वालिटेटिव हो गया। अब क्वांटिटेटिव पे आते हैं, किस पे आते हैं बोलिए? क्वांटिटेटिव पे आ जाते हैं। तो जो सेकंड लॉ है, ठीक है, वो देखिए ध्यान से, वो क्या कहता है? अच्छा, इसका जो स्टेटमेंट है ना वो कुछ ऐसा है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हमें बताना रह गया, यहाँ पे एक और चीज समझ में आई हमें, मोमेंटम। क्या समझ में आया? अब ये मोमेंटम क्या है? हम नहीं कहते यार मेरी पढ़ाई का मोमेंटम बिगड़ेगा, फ्लो टूट गया यार मेरा। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? फ्लो टूट गया मतलब मोमेंटम टूट गया, मतलब मोमेंटम रुक गया। फ्लो, समझ रहे ना? फ्लो वर्ड यहाँ पे समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो कि नहीं? अरे भाई हाँ ना बोला करो यार। तो बॉडी जब मोशन में मतलब फ्लो में है, जब बॉडी किस में है? मोशन में है। किस में है बोलो? तो बॉडी फ्लो में कहेंगे कि नहीं? कहेंगे कि नहीं? तो वहां पे मास इनटू वेलोसिटी का एक फैक्टर हमने देखा वहां पे। किसका फैक्टर देखा? मास इनटू, तो उसको एक देखो, हमने इनर्शिया देख लिया, मास से रिलेटेड है। हमने देखा कि अगर अलग सेम मास पे अलग अलग वेलोसिटी होंगी तो भी कुछ तो अलग होगा ना उनमें, उनका प्रोडक्ट कुछ अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने देखा कि सेम वेलोसिटी से एक साइकिल आ रही है और एक ट्रक आ रहा है सेम वेलोसिटी से, लेकिन ट्रक को मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं नहीं रोक पा रहा। अरे बात समझे कि नहीं? दब गया उसके नीचे, लेकिन साइकिल को क्या कर दिया मैंने? मतलब कुछ तो गड़बड़ है, सेम वेलोसिटी होने के बाद कुछ तो गड़बड़ है। अरे भाई हाँ है ना, मतलब फिर हमने देखा कि यार जो मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, बात समझे कि नहीं? कि इसको भी कुछ ना कुछ नया क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ नया चीज डिफाइन कर लेते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमने बोल दिया मोमेंटम। अब तुमने देखा ना, मोमेंटम का मतलब होता है फ्लो, मोमेंटम का मतलब, मेरी बात समझ गए? तो मोमेंटम ज्यादा है, इसका मतलब मास इनटू वेलोसिटी ज्यादा है ना? तुम्हारी पढ़ाई का मोमेंटम बहुत बढ़िया है, इसका मतलब टाइम इनटू तुम्हारी इफिशियंसी, दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा है। भाई टाइम हो गया मास, टाइम हो गया जो तुम्हारी एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो हो गई वेलोसिटी। वो क्या हो गई? जब ये दोनों चीजें ज्यादा होंगी तुम्हारा मोमेंटम ज्यादा होगा, तुम्हारा मोमेंटम। मेरी बात समझ गए कि नहीं? अच्छा, मान के चलो तुम्हारा जो है ना स्टडी आवर बहुत ज्यादा है, 24 घंटे में से 22 घंटे है, इफेक्टिवनेस है आपकी कितनी? 0। कितनी है? तो मल्टीप्लाई तो करो जरा, समझ गए? अच्छा, अब तुम्हारा उल्टा सोचो कि इफेक्ट पढ़ते हो तो 1 सेकंड में बहुत, 1 मिनट पढ़िए तो 1 मिनट में सब समझ में आ गया, मजा आ गया, लेकिन पढ़ते कितने हो? 0 मिनट। कितने पढ़ते हो?
तो 0 इंटू तुम्हारी इफेक्टिवनेस 100% है, तो भी आंसर है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा हमें। क्या बैठाना पड़ेगा कि m इंटू वी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारी जो स्टडी आवर्स हैं इंटू इफेक्टिवनेस। अब कभी बच्चे क्या होते हैं, रात में पढ़ रहे हैं, 12 बज गए, 1 बज गए, 1 बजे से मान के चलो कि उनके पिताजी का फोर्स है कि देख रहे हैं, या उनका ही है, उसी का है कि नहीं मुझे बस इतने आवर कंप्लीट करने हैं, 1 बजे से 3 बजे तक और पढ़ा, इफेक्टिवनेस आई उसमें 5 मिनट, घंटे गए 2। इफेक्टिवली 5 मिनट पढ़ा, लेकिन घंटे कितने बर्बाद कर दिए उसने, हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ, कोई सेंस था क्या वो पढ़ने का? कोई सेंस ही नहीं था। समझ गए ना? तो इफेक्टिवनेस पढ़ाई होनी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? ये बात समझ में आई या नहीं आई? और ये जब इसकी जब रेट अच्छी होगी, समझ गए ना, तो जो रेट है वही तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, वो तुम्हें सिलेक्शन तक ले जाएगा। तो मोमेंटम का जो रेट होगा वो कौन है? फोर्स। मोमेंटम का जो रेट है वो कौन है? और तुम्हारी स्टडी इंटू इफेक्टिवनेस का जो रेट होगा वो क्या करेगा? तो वो जितना अच्छा करते जाओगे रेट, समझ गए ना, समय के साथ बेहतर करते जाओगे उसे। अरे भाई हाँ है ना, डे बाई डे बेहतर करते जाओगे तो रेट हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम्हें एक ड्राइविंग फोर्स जैसा लगेगा, पुल बैक लगेगा अंदर से ही, एक अरे यार मजा आ रहा है, अब तो नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि तुम हर पर डे अपने आप को क्या करते जा रहे हो? इम्प्रोवाइज। क्या करते जा रहे हो? समझ गए कि नहीं? तो जो मोमेंटम का रेट है, किसका रेट है? पहले तो मोमेंटम देखा हमने, मास इनटू वेलोसिटी। एक मोमेंटम नाम की चिड़िया हमने डिफाइन कर दी, समझ गए ना? दैट इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, समझ गए कि नहीं? डायरेक्शन वाला क्वांटिटी है। क्या है ये? मोमेंटम। ठीक है, चलो अब यहां देखो सेकंड लॉ में देखना थोड़ा सा जरा। सेकंड लॉ में देखना, सेकंड लॉ में ऐसा बोला गया, कैसा बोला गया कि मोमेंट, जैसे कि जो मोमेंटम है ना उसका रेट क्या है चेंज होने का, समझ गए कि नहीं? मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वो किस तरीके से बदल रहा है। तो वो जिस रेट से बदलेगा मोमेंटम, उसी रेट से क्या आएगा बोलो? फोर्स। क्या आएगा? अब देखना, मान सोचते हैं, ठीक, मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है, 1 मिनट में मैंने मान के चलो धक्का दिया उसको, और कुछ मतलब कुछ फोर्स लगाया होगा, पूरी ताकत से लगाया मैंने, 1 मिनट तक लगाया और उसने कुछ वेलोसिटी ले ली। क्लियर है? एक दूसरा बॉडी सेम मास है, मान लीजिए, क्या है बोलो? अब मैंने आधी मिनट ही लगाया और सेम वेलोसिटी ले ली, आया ना? तो क्या मैंने ज्यादा जोर लगाया नहीं होगा वहां? नहीं लगाया होगा। सेम आइडेंटिकल चीज है, एक को मैंने वही वेलोसिटी देने में 1 मिनट लगाई और दूसरे को आधा मिनट लगाए। एक बात बताओ, तो क्या एक बात, दोनों में मेरे एफर्ट सेम होंगे या अलग अलग? बोलो होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो यार, समझ गए कि नहीं? तो मास इंटू वेलो। अच्छा एक और चीज, अगर एक हल्की चीज है तो उसको मैं और सेम एफर्ट लगाऊंगा मान लो, तो ज्यादा क्या दे दूंगा? दे दूंगा कि नहीं दे दूंगा? ज्यादा आ जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब यहाँ पे सब कुछ घटते ये समझ में आया कि मास इंटू वेलोसिटी जो प्रोडक्ट है ना, ये इसको आप कैसे चेंज कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुमने थोड़ा सा कम फोर्स लगाया इसमें, और देखो मैं उसको वहां तक फेंक दूंगा, एकदम दीवार के वहां तक, हो सकता है इस बैग को ना फेंक पाऊं, क्योंकि मास इसका ज्यादा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो क्या है ना, यहाँ पे जो फोर्स लगाने का जो अमाउंट है वो किस पे आ रहा है, किसके रेट पे आ रहा है? एम इंटू वी के पे, मास पे भी डिपेंड। और वेलोसिटी कितनी आ रही, ज्यादा वेलोसिटी देने के लिए क्या ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे मुझे? अरे भाई आया ना? तो वेलोसिटी और मास, समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है ये चीज? दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और दोनों को कौन रिप्रेजेंट करता है बोलो? मोमेंटम। कौन करता है बोलो? मोमेंटम। तो फोर्स जो सेकंड लॉ में बोला गया स्टेटमेंट, वो बोला गया कि फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the rate of change of momentum। मोमेंटम का रेट, समझ गए ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब फोर्स बराबर जो बोला गया, वो बोला गया dp वेक्टर बाय dt, dp वेक्टर बाय dt। समझ में आया? प्रोपोर्शनल बोला गया, सॉरी क्या बोला गया बोलिए? प्रोपोर्शनल। समझ गए? अच्छा, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ क्या आता है, बताइए? कांस्टेंट। वो आया के, वो कितना आया मान लो, फिर dp वेक्टर डिवाइडेड बाय
dt। क्लियर है ये चीज? अच्छा, जो k एक्सपेरिमेंटली पता लगाया गया, जब हमने बार बार चेंज करके देखा ना, अच्छा ये कोई भी कांस्टेंट होता है वो तो एक्सपेरिमेंटली पता लगाया जाता है ना। हमने 1 मिनट में इतना मोमेंटम चेंज किया, फिर 2 मिनट में इतना किया, फिर एफर्ट जो डाल रहे हैं उसे मेजर किया, बार बार देखा, तो के का वैल्यू कितना आ रहा था? 1। कितना आ रहा था बोलो? तो के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कितना आ गया बच्चे? 1। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो फोर्स है आपका वो क्या हो गया बोलो? हाँ, dp वेक्टर बाय dt वेक्टर, ये है ओरिजिनल चीज। समझ गए ना? फिर हमने देखा कि जो मोमेंटम है ना, ये तो दो चीजों का प्रोडक्ट है। कितने का प्रोडक्ट है बोलो? तो हमने फिर उसको देखा, तो क्या आएगा? m इंटू वी वेक्टर अपॉन dt। अरे बोलिए बच्चा, m v अपॉन dt। अब हमने देखा कि हो सकता है कि ये भी वेरिएबल हो सकता है। अगर रिजिड बॉडी है तो मास क्या होगा बोलिए? कांस्टेंट। और अगर रिजिड बॉडी नहीं है तो, है ना, मतलब जिसमें से मान के चलिए मास क्या होता जा रहा है? कम। क्या होता जा रहा है? जैसे एक बलून ही ले लो, बलून को हवा भर के छोड़ दो तो नीचे की तरफ एयर निकलती जाएगी, तो उसका मास क्या होता जाएगा बोलो? कम होता जाएगा। तो वो ऊपर की तरफ उड़ता है कि नहीं उड़ता है? अरे भाई बोलो, रॉकेट है जैसे, क्या है बोलो? रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ती है कि नहीं उड़ती है जब नीचे फ्यूल जाता है तो? क्लियर है ना ये? चलिए, तो यहां से हमें क्या क्या चीज बन जाएगी बताइए मुझे? प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा वैसे? वैसे प्रोडक्ट रूल। तो एक बार मास को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? देखो, पहले को डिफरेंशिएट, दूसरे को एज इट इज रखेंगे ना, तो dm अपॉन dt इंटू वी वेक्टर प्लस, अब क्या करेंगे बताइए? हाँ, m तो एज इट इज रख दें और dv वेक्टर वाई dt, ये हो सकता है ना? चलो, हाल फिलहाल में यहाँ पे ऐसे मान रहा हूं कि रिजिड बॉडी है। कौन सी बॉडी है? m इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया बोलिए? रिजिड बॉडी। क्या हो गया बोलिए? रिजिड बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए? मास कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलिए? 0। या फिर यूं कहूंगी कांस्टेंट है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर से, इसमें सॉरी डिफरेंशिएशन में से एज इट इज बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है तो आंसर क्या बन जाएगा? m dv बाय dt। समझ गए ना? तो क्या ये क्या कितना आ जाएगा बेटा? अमाउंट ऑफ फोर्स आया कि नहीं आया? ये क्या आ गया बोलो? अमाउंट ऑफ फोर्स। क्या आया ये? अमाउंट ऑफ फोर्स। तो क्या आया ये? क्वांटिटी। क्या आई बोलो? ये क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, समझ गए ना? क्वांटिटी बता दी ना? क्या बता दी? तो इसलिए क्या हो गया बोलिए? क्वांटिटेटिव हो गया। अच्छा, मान लीजिए अगर बॉडी उसमें मास ही लीक कर रहा है, ठीक है कि नहीं? क्या कर रहा है? मास लीक। मास क्या कर रहा है? अच्छा, एक और चीज है, ध्यान देना, तुम एक और चीज नोटिस करना। मान लीजिए कोई चीज तुम फेंक रहे हो, जैसे एक मान के चलो बुलेट चला रहे हो, कहीं देखा बुलेट चलाते हुए? देखा तो है ही। तो तुमने देखा है ना कि बुलेट चलाती तो गन भी तो ऐसे पीछे होती है। अरे हाँ या ना? लेकिन अब सोचो, बुलेट का मास भी मान लो इस चौक जितना है या इस डब्बे जितना तो हो गई। अब देखना ध्यान से कि पकड़ा, कैच करो इसको। अब देखो, मेरा हाथ में तो इतना फोर्स नहीं लगा, है ना, लेकिन अगर मैं इसे बुलेट जितनी स्पीड से फेंकूं तो मेरे हाथ पे भी वही झटका लगे, मुझ पे भी। अभी तो बहुत कम गया ना ये, 0 से वेलोसिटी हुई, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? इनिशियल 0, फाइनल कितना है? mv। तो mv माइनस 0 अपॉन t, जो भी टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक। ये ऐसे किया ना तो यहाँ से यहाँ तक t टाइम लगा होगा। अरे भाई बोलिए। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको बहुत तेज फेंकूंगा, जैसे आप क्रिकेट में गेंद फेंकते हो तो बहुत तेज, तो ऐसे करो यार, झटका लग गया यहाँ पे, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्योंकि जितना तुमने उधर दम लगाया उतना तुम्हारे इधर भी। हाँ, समझे कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? हाथ से किस स्पीड से, मतलब हाथ से किस स्पीड से जा रहा है, हाथ के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से जा रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं? मान लीजिए तुम दौड़ रहे हो 70 की स्पीड से, मान लो किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे हो, मान लो दौड़ रहे हो, हाँ या ना? अब तुम बॉल को छोड़ दो, बॉल की कितनी होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? 70 होगी ना, लेकिन तुमने तो छोड़ा, फोर्स ही नहीं लगाया। अब तुम कहो अरे भाई 70 से गेंद फेंकी है मैंने, फोर्स लगाया हुआ हाथ से नहीं, हाथ के रेस्पेक्ट में तुमको फेंकना पड़ेगा। नहीं समझे? मतलब हम जो यहाँ पे जो वेलोसिटी लेंगे, अब बेटा यहाँ पे देखना ध्यान से, मास तो हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल। जो वेलोसिटी आएगी ना यहाँ पे,
मैं इतना ज्ञान इतने भाषण इसलिए दे रहा हूं तब से कि आप इतना समझ पाओगे। ये जो वेलोसिटी आएगी ना, ये रिलेटिव आएगी। कौन सी आएगी ये? कौन सी आएगी ये? हाँ, जहां से जो मास इजेक्ट हो रहा है ना, उसके रिलेटिव में क्या वेलोसिटी है ये? नहीं समझे मेरी बात? मैंने बोला ना, ट्रेन चल रही है, ट्रेन में हम खड़े हैं, हमने ऐसे बाहर गेंद फेंकी, ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या बॉल की 100 होगी? तो तुम्हारे हाथ से तो वो 0 से रिलीज हुई ना, तुम्हारे हाथ में भी फोर्स लगेगा क्या? तो ग्राउंड फ्रेम में तो वो 100 से जा रही है, लेकिन कितने से जा रही है? हाँ, अगर तुम ट्रेन में ही 100 से और फेंकोगे तो उसकी ग्राउंड फ्रेम में 200 होगी, अगर सेम डायरेक्शन में फेंकी। लेकिन इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए तुम कितनी वेलोसिटी लोगे बोलो? 100। कितनी लोगे बोलो? 100। तुमने कितने से रिलीज किया है? तुमने, तुम्हारे रेस्पेक्ट में वो मास कितने से इजेक्ट हुआ है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो पेरेंट बॉडी होगी, मान लो कोई भी, जैसे रॉकेट ऊपर जा रही, तो रॉकेट एक पेरेंट बॉडी है, उसमें जो फ्यूल निकल रहा है, तो रॉकेट के रेस्पेक्ट में फ्यूल किस रेट, कितने रेट से निकल रहा है? बात समझे कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना? उसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी फ्यूल की वेलोसिटी, जो बर्न फ्यूल है ना, उसकी रॉकेट के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी ना, उसको यहाँ लिखेंगे। मेरी बात समझ गए? तो जहां से जो मास डिटेच हो रहा है ना मेन बॉडी पे, जिसका फोर्स लगेगा, उसके रेस्पेक्ट में कितनी रिलेटिव वेलोसिटी है। समझ में आ रही है मेरी बात? वो रिलेटिव लेंगे यहाँ पे। ये वाली बात क्लियर हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? मैंने आपको ये एग्जांपल देके क्लियर किया कि नहीं किया कि भाई आप 70 से फेंक दो, 80 से रिलीज कर दो, जो भी है, या 100 से भी। ट्रेन से मैंने एग्जांपल लिया, ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो भी छोड़ दोगी तो बॉल की तो 100 आ गई, लेकिन तुम्हारे हाथ में फोर्स कितना लगा? 0। समझ गए ना? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो तुम्हें ये फील करना पड़ेगा कि यहाँ वी रिलेटिव ही क्यों लेते हैं। भाई बच्चों, पीछे समझ में आ रहा है कि नहीं कि यहाँ पे वी रिलेटिव ही क्यों लेते हैं? क्लियर है ये चीज? हेलो सूर्यांश, क्लियर है तुझे? मुंडी हिलनी चाहिए फिर। चलो, इसके बाद चलिए, ये हमने क्या जानकारी ले ली? सेकंड लॉ के बारे में। किसके बारे में जानकारी ले ली? अब आ जाते थर्ड लॉ पे। किस पे आ जाते हैं बोलो? थर्ड लॉ। अब देखना थर्ड लॉ क्या कहता है। थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट। हाँ, और जो एक्शन रिएक्शन है ना, वो इंस्टेंटेनियस आएंगे, मतलब साइमल्टेनियसली आएंगे, इंस्टेंटेनियसली। ऐसा नहीं होगा कि मैंने थप्पड़ लगाया तो तुम्हारे गाल में तो चोट लग गई और आधा घंटे बाद मेरे चोट लग रही है। अरे ऐसा होगा क्या? इंस्टेंट आएंगे वो। कैसे आएंगे? मेरी बात समझे कि नहीं? साइमल्टेनियसली, एक साथ, एक साथ। समझ गए कि नहीं? और कैसे आएंगे वो? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है बोलो बेटा? कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव ए इक्वल अच्छा, एक बात यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूंगा। इक्वल में जब मैं बोल रहा हूं तो इक्वल के मतलब है यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। किससे है बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वो दोनों पे क्या लगेगा बोलो? इक्वल होगा। क्या होगा? तो एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट में क्या लिखूंगा ब्रैकेट में बोलो? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलो? अपोजिट रिएक्शन। ठीक है कि नहीं? एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है ये चीज? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वेलोसिटी को कांस्टेंट लिया है ना, उसके रेस्पेक्ट में ये जो डीएम अपॉन डीटी है ना, किस रेट से निकल रहा है मेन बॉडी से? वी रिलेटिव से। जी, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। ये मास जो इजेक्ट हो रहा है ना, उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है बोलो? कांस्टेंट है। अभी मैं इसमें ले लेता हूँ ना एग्जांपल, रॉकेट वाला, अभी क्लियर हो जाएगा ना? ठीक है। अच्छा, मैंने एक और चीज बोली, इसमें वो सारी बातें लिख लेना। क्या? कि एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे आते हैं? एक साथ, एक, अरे लिखो यार, और अलग अलग बॉडी पे आते हैं। इंपॉर्टेंटली,
एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं होता, एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन, समझ गए, अलग अलग बॉडी होती हैं। एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे, किस पे लगेंगे? अच्छा, एक्शन रिएक्शन की और क्या कंडीशन हो सकती है? एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या क्या खासियत है बोलो? कैंसल आउट कैसे होंगे जब एक बॉडी पे ही नहीं है, अलग अलग बॉडी पे है। एक बॉडी पे होते तो क्या होते? कैंसल आउट। लेकिन ये तो कैसे बॉडी पे बोलो? अलग अलग बॉडी पे, तो कैंसल आउट होंगे क्या? हाँ, पहला तो इंस्टेंटेनियस लगते हैं ये, 'साइमल्टेनियसली अकर्स ऑन बोथ बॉडीज'। टाइम लैग कितना होगा? साइमल्टेनियसली है तो 0, टाइम लैग है ना, एक्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। मतलब एक पे एक्शन होगा तो दूसरे पे क्या होगा? हाँ, नेचर भी सेम होगा, नेचर ऑफ एक्शन रिएक्शन इज सेम। नेचर भी सेम होगा, अमाउंट ऑफ फोर्स इक्वल होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अब देख लो पहले इधर, एक एग्जांपल ले रहा हूं, देख लो पहले इधर। मान लो ये धरती माता है, कौन सी माता है? धरती माता पे ये कौन बना दिया मैंने? टेबल। कौन बना दिया? टेबल पे मैंने एक रख दी तुम्हारी किताब। क्या रख दी बोलो? रख दूं कि नहीं रख दूं? चलो रख देते हैं यार। इसका मास है m, कितना मास है किताब का? तो m देखो ध्यान से, अब मैं जितनी फोर्स बता रहा हूँ वो देखना, नीचे कौन लगेगा किताब पे? देखो थोड़ा सा हवा में बना दूं क्या इसको, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। किताब, देखो ये किताब हो गई बच्चों, किताब पे एक तो नीचे की तरफ ये कांटेक्ट में कोई फोर्स लग रहा होगा ना उसे, तो अभी इसको एन बोल देता हूं, बाद में बताऊंगा कि एन क्या है। कांटेक्ट फोर्स है, क्या है? नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स। क्या है ये? कांटेक्ट फोर्स है ना। और एक इसमें नीचे की तरफ क्या लगेगा बोलो? एम जी लगेगा। एक बेटा यहाँ पे ये कौन थी अपनी? टेबल। कौन थी बोलिए? ये टेबल। टेबल पे टच में है तो टच में तो यही फोर्स आएगा ना, और वो भी कितना बड़ो? किताब पे कितना लगेगा सोचो? जो किताब पे लगाया है टेबल ने वही किस पे लगेगा बोलो? टेबल पे लगेगा ना, आया ना। तो अच्छा, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये तो अपने टाई हो गए। अभी कौन बचा हुआ है? कौन बचा हुआ है? ये कहां से आया? तो ये जो धरती माता थी, अरे थी ना, तो धरती माता के सेंटर पे लगेगा ऐसे एम जी। समझ गए कि नहीं? धरती माता के ऐसे सेंटर पे लगेगा एम जी। तो ये और ये एक्शन रिएक्शन है, देखो कैसे, दोनों ही कांटेक्ट फोर्स है, दोनों ही, और दोनों ही इक्वल एंड, और दोनों ही अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। ये टेबल पे लग रहा है और ये, अरे बोलो ना, ये तो बुक है ना, अरे बोलो यार। चलो, तो अब ध्यान देना यहाँ पे कि, और ये देखो अमाउंट तो इनका भी इक्वल है क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो जितना नीचे एम जी है उतना ही ऊपर, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। हाँ, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। कौन, क्यों नहीं है बोलो? एक बॉडी पे लग रहे हैं, एक कारण। दूसरा कारण, ये कांटेक्ट फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। नेचर ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए? क्या वो अलग अलग है? तो क्या ये कांटेक्ट क्या क्या ये कहलाएंगे बोलो? नहीं, ये कहलाएगा क्या? कौन, समझ में आ रही है ना मेरी बात? नेचर सेम होना चाहिए और अमाउंट ऑफ फोर्स भी सेम होना चाहिए।
समझ में आ रही बात? और इक्वल एंड अपोजिट तो होना ही होना चाहिए। मेरी बात समझ गए कि नहीं? चलिए, तो अब ध्यान दो, इस पे ये mg नीचे है और धरती माता पे mg। बेटा ग्रेविटी इक्वल एंड अपोजिट नहीं लगेगा? अरे ग्रेविटेशन में तुम जितने से मुझे खींचोगे मैं भी तो तुम्हें उतने से खींचूंगा। किताब को कौन खींच रहा है नीचे की तरफ? तो धरती माता को कौन खींचेगा ऊपर? किताब। हाँ बिल्कुल सही जवाब। किताब कैसे कह सकते? बिल्कुल खींचेगी, बस क्या है ना कि वो जो अमाउंट है ना, किसका? किताब का हिलने का, और किसका हिलने का? धरती माता का हिलने का। तो वो किताब का अमाउंट तुम्हें कंसिडरेबल दिख रहा है, और धरती माता हिल तो रही है लेकिन उसका अमाउंट देख कैसे नहीं दिखता? क्योंकि अभी तुम सेंटर मास में आगे पढ़ोगे कि अगर दो बॉडी है मान लो बेटा, अट्रैक्ट कर रही हैं ऐसे, हाँ है ना, ये m1 और ये m2, तो मान लो ये x इधर मूव करेगा, x1, तो इधर ये कितना मूव करेगा मान लो x2। ध्यान दे रहे हो ना? तो बेटा ये इनवर्स रेशियो में आएगा। क्या आएगा? तो नेट फोर्स तो जीरो, सेंटर मास वहीं रहेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस रेशियो में होता है? इनवर्स रेशियो में। किस रेशियो में होता है बच्चों? इनवर्स रेशियो में आता है। अब ध्यान देना, तो अब जो एक मिनट, उसका जो सॉरी जो हिलने का जो होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, वो डायरेक्ट रेशियो में आता है। जिसका मास कम होता है वो ज्यादा ट्रेवल करता है, डायरेक्ट रेशियो में आता है, इनवर्स में नहीं। तो धरती माता का मान लो ये धरती माता है, तो x1 क्या आएगा धरती माता का? बताओ। उल्टा बोल दिया फिर से मैंने, इनवर्स में आएगा। जो ज्यादा भारी हो तो हिलेगा ही नहीं। तो स्मॉल, ये बुक का मास है ना, डिवाइडेड बाई टोटल मास, क्या आएगा? तो अर्थ का प्लस बुक का, अरे बोलो, इनटू जो भी इनके बीच का जो भी दूरी। जैसे मैंने चौक गिराया ना, ये ऐसे मान लो चौक गिराया ना, तो ये हो गया इनके बीच की दूरी, ये होगी इनके बीच की, तो वो इनके बीच की दूरी जो भी होगी, डिस्टेंस x। तो सोचो ये मास कितना है और ये मास कितना है? तो ये तो निग्लिजिबल, सुनो ये निग्लिजिबल नहीं आ जाएगा ये अमाउंट? अरे हाँ है ना। और अच्छा, अब ये देखना x2 निकालना जरा, तो वो क्या आएगा? ऊपर मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ अर्थ प्लस मास ऑफ बॉल इनटू x। अब चौक की और धरती के बीच में दूरी कितनी थी? x मान लू। तो तुझे देख ध्यान से, ये मास निग्लिजिबल है? अरे हाँ है ना, अर्थ के रेस्पेक्ट में तो मास, तो ऑलमोस्ट क्या आया बोल? x। तो हमें ऐसा लगा कि सारा का सारा किसने ट्रेवल किया है? चौक ने या बुक ने। किसने ट्रेवल किया मान लो? अरे भाई हाँ है ना। और इसने धरती माता ने भी ट्रेवल किया, लेकिन वो इतना अमाउंट किया कि वो हमें कंसिडरेबल। अरे बोलो यार, अब तुझे समझ में आया? हाँ है ना। हिलती तो है माता धरती माता, लेकिन कितनी हिलती है हमें दिखता नहीं। अब क्लियर है ये चीज? सेंटर ऑफ मास में चर्चा करेंगे बेटा, ओके ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो ध्यान से, ये mg अट्रैक्शन है ना, इक्वल एंड अपोजिट अट्रैक्शन होगा। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों कैसे होंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, ये पेयर होंगे ये वाले, और ये दोनों भी पेयर होंगे। लिख लेना, मेरे में जगह नहीं बची, तुम लोग लिख लेना, ये वाला एन और ये वाला एन एक्शन रिएक्शन होंगे, समझ गए ना? बट ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं होंगे। क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ है ना। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल इसका, रॉकेट वाला। कौन सा वाला? हाँ रॉकेट वाला। अब मान लीजिए यहां से फ्यूल निकल रहा है ये, अरे बच्चों सुन रहे हो ना? तो बेटा जब ये फ्यूल जो नीचे निकल रहा है, तो यहाँ पे जो नीचे जो मास dm अपॉन dt, कुछ dm मास dt रेट से निकल रहा होगा, मतलब सॉरी dm मास dt टाइम में निकल रहा होगा। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रेस्पेक्ट टू क्या है? रॉकेट। तो वेलोसिटी ऑफ, हाँ थोड़ा बड़ा सा लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट इनटू dm अपॉन dt। ये किस पे फोर्स लगा है? ये इजेक्टेड मास पे। अरे बोलो, इजेक्टेड मास पे नीचे लगा है, तो इसने इस पे न्यूटन थर्ड लॉ से कितना धक्का दिया होगा? बोलो ऊपर, समझ गए ना? तो इसी को थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। और कितना अमाउंट में लगेगा? ये जितना नीचे लग रहा है, तो एफ, अरे क्या बोलते हैं, वी एफ आर इंटू डीएम अपॉन डी टी। क्लियर है कि नहीं? तो ये रॉकेट वगैरह जो काम कर रहे हैं वो किस पे काम कर रहे हैं? थर्ड लॉ पे। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं, जो घर में है तो नल बहुत तेज चल रहा हो, क्या चल रहा हो, अब उसमें पाइप लगा दो, अरे लीजम बोलते हो ना प्लास्टिक वाली, अब से ऐसे ऐसे डाल दो स्मूथ ऐसे सरफेस पे, तो ऐसे ऐसे नहीं करती क्या वो? अरे भाई आया ना, करती है कि नहीं? क्यों? मास गया आगे, फोर्स लगा पीछे, तो पीछे भागती है कि नहीं भागती है वो?
भागती है, तो बोलो ये तो हुआ, वो नहीं हुआ कि डीएम गया आगे, पानी अरे पानी आगे जा रहा है हर बार, डीएम 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 डीएम, और फोर्स किधर लगेगा उस पर, पीछे किधर लगेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? चलो क्लियर है। बस अभी इतना नोट कर लो जल्दी। अभी मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया कि कौन सा लॉ में क्या हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, समझ गए कि नहीं? ठीक, इतना नोट करो अभी।